नमस्कार। बिहार में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीट के लिए आज शाम 5 बजे थम गया है प्रचार। अगले 24 घंटे तक उम्मीदवार करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए और मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए हैं कई अहम कदम। दावों और वादों के बीच कितना है उत्साह आमजन में, अगले आधे घंटे में हम बिहार विधानसभा चुनाव के हर पहलू से आपको कराएंगे रूबरू। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे तमाम संवाददाता भी। तो शुरुआत करते हैं जनादेश की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। पहले चरण के प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा से लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में कुल 1314 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम थम गया। 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें लगभग 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों और 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इनमें दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा 15 मंत्रियों की भी किस्मत का फैसला भी पहले चरण में होना है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर के भाग्य का फैसला भी पहले चरण में ही होगा। प्रथम चरण में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा 16.239 वर्ग किलोमीटर वाला बांकीपुर विधानसभा है, तो सबसे बड़ा 624.751 वर्ग किलोमीटर वाला सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र है। मतदाता संख्या के आधार पर सबसे छोटा बरबीघा विधानसभा है, जहां 2,31,998 मतदाता हैं। वहीं सबसे अधिक मतदाता दीघा विधानसभा में 4,57,657 हैं। प्रथम चरण में सर्वाधिक 20 प्रत्याशी कुर्नी एवं मुजफ्फरपुर में, जबकि सबसे कम 5 प्रत्याशी भोरे, अलौली एवं परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में हैं। पहले चरण में मतदान के लिए कुल 45,336 बूथ स्थापित किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 36,733 तो शहरी क्षेत्र में 8,608 बूथ स्थापित किए गए हैं। 926 बूथ महिलाओं द्वारा तो 107 बूथ का संचालन दिव्यांग जनों द्वारा किया जाएगा। 320 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। औसतन 827 मतदाता प्रति बूथ मतदान करेंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन दिल की धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि पहले चरण में जो 18 ज़िले हैं और जो इनमें 121 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें कितने मतदाता हैं। इसमें 18 ज़िलों के 121 विधानसभा क्षेत्र में जब पहले चरण का मतदान होगा तो इसमें 3,75,13,302 मतदाता जो हैं 1,314 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अपने आप में इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि पहली बार 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव हो रहा है और पहले चरण का चुनाव जो है वो 6 नवंबर को होगा। पहले चरण में मिथिला, कोसी और मुंगेर डिवीजन की कई अहम सीटें शामिल हैं। दिग्गजों की प्रतिष्ठा इसमें दांव पर लगी हुई है। ये क्यों लगी हुई है? क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 3 क्षेत्रों में एनडीए का पलड़ा इसमें भारी था, तो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और ये क्यों कांटे की टक्कर है? अगर क्षेत्रवाद हम देखते हैं वर्ष 2020 के परिणामों को, तो दोनों गठबंधन की अगर हम बात देखें, मगध क्षेत्र में एनडीए को 12 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 11 सीटें मिली थी। अंग की बात करें तो एनडीए को 8 सीटें मिली थी और महागठबंधन को भी इसमें 8 सीटें मिली थी। यहाँ पर मुकाबला बराबर का था। भोजपुर की बात करते हैं तो 11 सीटें एनडीए को मिली थी और महागठबंधन को इसमें 24 सीटें मिली थी, तो महागठबंधन इसमें आगे था। कोसी की बात करते हैं तो एनडीए को 5 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 3 सीटें मिली थी। इसके साथ ही अगर हम मिथिला क्षेत्र की बात करते हैं
तो महागठबंधन को 12 सीटें मिली थी, एनडीए को 12 सीटें मिली थी और महागठबंधन को इसमें 8 सीटें मिली थी। और तिरहुत क्षेत्र की बात करें तो एनडीए को इसमें 8 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 11 सीटें मिली थी। तो क्षेत्रवार ये हम बता रहे हैं किस तरह से 2020 के जो चुनाव परिणाम आए थे पहले चरण के, जो ये अगर क्षेत्रवार हम 6 क्षेत्रों में इनको बांटते हैं तो किस तरह से कौन से गठबंधन का पलड़ा इसमें भारी रहा था। और ये अहम इसलिए भी है क्योंकि 2015 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इन तमाम क्षेत्रों पर जो महागठबंधन है वही आगे था, लेकिन एनडीए ने जिस तरह से इन क्षेत्रों में बढ़त बनाई है और जिस तरह से प्रचार हो रहा है, जिस तरह से तमाम जो समीकरण साधे गए हैं उसको देखते हुए कांटे की टक्कर यहाँ पर बताई जा रही है। हमारे संवाददाता निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चुनावी समर के सभी समीकरण बताने के लिए। निशांत, प्रचार थम गया है लेकिन कहा जा रहा है कि दिल की धड़कनें जो हैं वो सभी की बढ़ी हुई हैं। डोर टू डोर जो है कैंपेन का सिलसिला अब जारी होगा, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल अभी आप आंकड़े जो बता रहे थे वो आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। अगर 121 सीटों की बात करें तो कमोबेश 2020 में ऐसी स्थिति थी कि दोनों ही गठबंधन, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, 121 सीटों पर 59 और 61 जो था और एक निर्दलीय। आप समझ सकते हैं कि कितना करीबी ये लड़ाई थी 2020 में। और इस बार अगर बात की जाए 2025 में तो दोनों की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उसमें बढ़त हासिल करे और जो भी गठबंधन इस पहले चरण में बढ़त हासिल करेगा उसका मोमेंटम बनेगा जो कि उसको दूसरे चरण में फायदा दिलाएगा। अगर मुद्दों की बात की जाए इस पहले चरण में तो आपने जैसे बताया कोसी, मिथिला, मुंगेर, तो ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे बड़ी बात है, अगर कोसी क्षेत्र की बात करें तो बाढ़ एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सहरसा में जिस तरीके से एड्रेस किया और कोसी महासेतु से लेकर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं थी उनके विषय में बताया और कोसी क्षेत्र में जो पिछले कुछ सालों में काम किया गया, खासकर मखाना बोर्ड की अगर बात की जाए तो इस इलाके में एक तरीके से मखाना किसानों को एक बड़ी राहत देने की बात कही जा रही है। इसी तरीके से मछली पालन को लेकर जिस तरीके से काम किया गया है वो किसानों को राहत देने वाली कहा जा सकता है कि एक बड़ी बात है। अगर सीमांचल हम मिथिला क्षेत्र की तरफ जाएं तो वहां पर माता जानकी के मंदिर की अगर जिक्र किया जाए तो लोगों का उनसे जुड़ाव भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा है और उसकी बात चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो लगातार मंचों से करते रहे। इसी तरीके से मुंगेर की अगर हम तरफ जाते हैं तो वहां पे भी कमोबेश भ्रष्टाचार बनाम विकास की राजनीति हावी है और जब आरजेडी के जंगल राज का जिक्र करते हुए लगातार बीजेपी के नेता मुंगेर और उसके आसपास के क्षेत्र में कटघरे में खड़ा करते हैं महागठबंधन को, तो ऐसे में जवाब नहीं मिलता है। हालांकि अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन की ओर से लगातार युवाओं के रोजगार और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब महागठबंधन का शासनकाल था तो बिहार को क्या मिला था, इसको लेकर लगातार जो है एनडीए की तरफ से घेरा जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 121 सीट में जो भी गठबंधन बड़ी बढ़त हासिल करेगा वही आने वाले समय में बिहार में सरकार बनाएगा, जिसके लिए आज शाम 5 बजे तक दोनों तरफ से पूरी तरीके से ताकत झोंकी गई। निशांत, दूसरे चरण की दिशा तय करने के लिए इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कई बड़े नाम जो हैं इसमें शामिल है, दिग्गजों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। देखिए, बिल्कुल सम्राट चौधरी की बात की जाए या तमाम बड़े नेताओं की बात कही जाए तो इस बार जो पहला चरण है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में इन तमाम दिग्गजों को अपनी साख केवल चुनाव नहीं जीतना है बल्कि बड़े अंतर से जीतना है ताकि उनके कार्यकर्ता का मनोबल जो है आगे के लिए बढ़ा रहे। और ये कहा जा सकता है कि दिग्गजों की साख बचाने के लिए तमाम बड़े नेता जो हैं आज भी हमने ग्राउंड पे देखे। अगर एनडीए की बात करें तो खुद गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, मोहन यादव, ये तमाम बड़े लीडर एनडीए के बिहार में नजर आए। इसके अलावा ललन सिंह की जेडीयू से बात करें या जीतन राम मांझी की बात करें, ये तमाम नेता अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करते हुए दिखाई दिए। चिराग पासवान की बात की जाए, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से बात की जाए तो तेजस्वी यादव, हालांकि इससे पहले राहुल गांधी भी जो है वो कोसी क्षेत्र में गए थे
प्रियंका गांधी की बात की जाए, तो दोनों तरफ से पूरी जोर आजमाइश की जा रही है और जो दिग्गज जो दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पर बड़े नेताओं का जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जाता है कि अभी अगर मास अपील वाले नेताओं की बात की जाए भारत में, तो उसमें सबसे बड़ा जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनकी रैली जिन जिन जगहों पर की गई है उसका क्या असर होगा, ये चूंकि जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन पता चलेगा। नजरें लगी हुई हैं कि एनडीए ने प्रधानमंत्री, इससे पहले तो बड़ी बात है कि मतदाता बड़ी संख्या में निकल कर आए और तमाम तैयारियां इसके लिए चुनाव आयोग ने भी की है। बहुत शुक्रिया निशांत तमाम जानकारी के लिए। जनादेश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है जनादेश में। अब बात करते हैं बिहार के सुपौल जिले में कोसी के तट पर स्थित पिपरा विधानसभा क्षेत्र की। पिपरा क्षेत्र साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। पिपरा विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट और देखते हैं पिपरा का सियासी गणित। कोसी के किनारे पर बसा है पिपरा विधानसभा क्षेत्र। कोसी नदी यहां वरदान और अभिशाप। क्षेत्र में बाढ़ और पुनर्वास का बड़ा मुद्दा। पिपरा विधानसभा क्षेत्र एनडीए का गढ़। कोसी के कछार पर बसा है सुपौल जिले का पिपरा विधानसभा क्षेत्र। कोसी नदी यहां वरदान और अभिशाप दोनों बनकर बहती है। कोसी एक तरफ इलाके को उपजाऊ बनाती है, दूसरी तरफ बाढ़ में उतनी ही तबाही मचाती है। कोसी तटबंध ने नाव खेवने की संस्कृति से दूर इलाके में कनेक्टिविटी का नया अध्याय लिखा है। बीते सालों में इस विधानसभा क्षेत्र ने सड़कों का सेतु, रेलवे का नेटवर्क और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को बनते देखा है। अगर बात विधानसभा चुनाव की करें तो इस बार यहाँ परिपाटी टूटती दिख रही है। साल 2025 के पहले तक पिपरा की राजनीति में कोई भी पार्टी लगातार 3 चुनाव में एक ही उम्मीदवार को टिकट नहीं दे पाई। लेकिन इस बार जदयू ने वर्तमान विधायक रामविलास कामत को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्र में भी एनडीए की सरकार, राज्य में भी एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और ये सरकार मिलकर के अभी बिहार सहित पिपरा विधानसभा में तेज रफ्तार से विकास यहाँ पर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी सहरसा के रैली में एक बात का जिक्र किए थे, सारे लोग सुने हैं, कोसी मेची लिंक परियोजना। ये कोसी मेची लिंक परियोजना प्रधानमंत्री जी आप आज वक्तव्य में कहे हैं कि यह इस इलाके के लिए गेम चेंजर होगा, और हम लोग जो सुपौल जिला वासी बाढ़ प्रभावित रहते हैं, हर साल बाढ़ आता है, उससे निजात मिलेगी। महागठबंधन ने यहां भाकपा माले के प्रत्याशी अनिल यादव को मैदान में उतारा है। पिपरा के एक पंचायत में 20 साल से मुखिया रहे लक्ष्मीकांत भारती ने जरूर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लक्ष्मीकांत ने बाढ़ और पुनर्वास को मुद्दा बनाया है। बाढ़ग्रस्त इलाके में बेहाल जनता के सामने बिजली की कमी और सड़कों, पुलों का अभाव जैसे ज्वलंत मुद्दों ने निर्दलीय प्रत्याशी को संजीवनी दी है। बाढ़ तो यहाँ भारी समस्या है। ये 6-7 पंचायत जो हम लोग का है, ये बहुत भारी समस्या है। देखिए वहाँ जब स्थिति ऐसी है कि बाढ़ में तो कहीं सड़क पेरा बनता नहीं है, जो भी बनता है उसमें लूटफूट होता है, थोड़ा बहुत हो गया, बात खत्म। जब उसका परमानेंट सोल्यूशन है कि आप जो नदी के दोनों तरफ 15 किलोमीटर का 4 लाइन से 15 किलोमीटर का डैम बनवा करके कुछ मिट्टी बालू निकासी करके अगर पानी को निकाल देते हैं तो ये परमानेंट सोल्यूशन है। पिपरा में एक बार फिर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में है जेडीयू, जबकि महागठबंधन उम्मीदवार जातीय समीकरण को जुटाकर अपनी नया पार करने में जुटे हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कोसी के बाशिंदों का जख्म कुरेदकर जनता के दिलों में बसना चाहते हैं। अब सवाल है कि 11 नवंबर को पिपरा क्षेत्र में जदयू क्या पिछली बार जैसा कमाल कर पाएगी, या कोसी नदी के तट पर बसी जनता को नया खेवनहार मिलेगा। साल 2008 में परिसीमन के बाद पिपरा विधानसभा अस्तित्व में आया था, और पिपरा विधानसभा में उस समय से ही एक तरीके से कह सकते हैं कि जदयू का दबदबा रहा है, उसका कब्जा रहा है।
और साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इस बार दिख रहा है कि माले के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार के सामने जदयू का पाला भारी है। कैमरामैन संजय जेना के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पिपरा। तो ये तो था पिपरा का समीकरण। और बिहार विधानसभा में जिन सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, उन सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यहां 2400 मेगावाट के पावर प्लांट का शिलान्यास किया था। इस सीट पर मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहां टक्कर भाजपा, राजद, जनसुराज और मायावती की पार्टी बसपा के बीच है। बिहार विधानसभा चुनाव में पीरपैंती विधानसभा उन सीटों में शामिल है जहां सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच नहीं है, बल्कि यहां मैदान में बीजेपी और राजद के साथ जनसुराज और बसपा भी ताल ठोंक रही है। इस क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान होना है। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने वर्तमान विधायक ललन कुमार की जगह मुरारी पासवान पर बड़ा दांव खेला है। मुरारी पासवान लंबे समय से आरएसएस के लिए काम करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि पत्नी का गुल्लक फोड़ने के बाद वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सके हैं। यहाँ रिंग बांध बनना चाहिए ताकि कटाव रुके और हमारे क्षेत्र का जनता विस्थापित होने से बचे, क्योंकि विस्थापित ही नहीं होते हैं। अब जमीन तो कट गया, खेती का भी जमीन कट जाता है और खेती का जमीन जब कट जाता है तो लोग लाचार और विवश हो जाते हैं और इधर उधर भागने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि खेती थी, खेती कट गई, अब बचा क्या। राजद ने पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के रूप में रामविलास पासवान को उतारा है। यहां राजद अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय विकास की कमी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। इस सीट पर राजद की नजर अति पिछड़ा वोटों पर भी है। ऐसे में वादों की भरमार देखने को मिल रही है। पार समर्थन हमको मिल रहा है और हम पीरपैंती विधानसभा जो है काफी मतों से जो है जीतने जा रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सभी लोग जो है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। पीरपैंती सीट पर कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। माना जाता है कि पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में गंगोता व खरवार वोटरों को साधने में जो भी पार्टी सफल हो गई, उसकी जीत पक्की कही जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीरपैंती में 2400 मेगावाट पावर प्लांट का शिलान्यास किया था। इसके कारण क्षेत्र में विकास की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसे में राजद का विकास न होने वाला दावा कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखना ये होगा कि मतदान के दिन जनता अपना भरोसा किसे देती है। भागलपुर से प्रिंस कुमार के साथ डीडी न्यूज़ के लिए मधुरेश नारायण। और हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पीरपैंती से। मधुरेश, जिस तरह से आपने बताया कि विकास एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, बहुकोणीय मुकाबला भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह का चुनावी समीकरण वहाँ पर? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़्यादातर जो सीट है वहाँ पे जो मुकाबला है वो या तो एनडीए महागठबंधन के बीच में है या फिर ज्यादातर मुकाबला ऐसा है जहां पे एनडीए और महागठबंधन के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। लेकिन यहाँ पे जो मुकाबला है वो यहाँ का समीकरण थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो बसपा है उसने भी स्ट्रांग उम्मीदवार उतारा है, जनसुराज ने भी स्ट्रांग उम्मीदवार उतारा है। बड़ी बात यह है कि यहाँ जो सवर्ण आबादी है उसकी संख्या थोड़ी कम है, लेकिन जो पार्टी भी जीतती है उसमें सवर्ण का शामिल होना बहुत जरूरी है। ऐसे में जो चारों पार्टियां हैं वो SC ST के साथ में सवर्णों को भी अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि पीरपैंती ऐसा इलाका है जहां गंगा के कारण कटाव काफी तेज होता है, इसलिए इस पूरे इलाके में कटाव का जो मुद्दा है वो काफी तेज है। और जो भी प्रत्याशी इस कटाव के मुद्दे पर बात कर रहा है, इस कटाव को लेकर के अपनी योजना बता रहा है, लोगों तक उसकी पहुंच ज्यादा होगी। और निश्चित रूप से जो जैसा कि हमने अभी देखा भी, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो लगातार इस कटाव को लेकर के लोगों के पास से बातचीत कर रहे हैं और अपना जो विजन है, अपनी जो प्लानिंग है वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से पीरपैंती का जो उपजाऊ भूमि है उसको बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ एक समीकरण और देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर पूरे राज्य में
महिला वोटर और युवाओं पर खास फोकस है। अगर हम एनडीए के शपथ पत्र की बात करें, इसमें भी महिलाओं और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। मसलन एनडीए के शपथ पत्र में और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी महिलाओं और युवाओं पर ध्यान देने की बात कही गई है। बिल्कुल, सभी ने विकास पर फोकस किया है, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन किसकी आवाज दमदार तरीके तक, दिलों तक पहुंच पाती है, ये देखना बाकी है। बहुत शुक्रिया मधुरेश तमाम जानकारी के लिए। और बिहार की जिन 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, उनमें पटना जिले की विधानसभा सीट भी शामिल है। राजधानी पटना में क्या है आम जनता के मुद्दे, जानने की कोशिश की 0 माइल मेट्रो स्टेशन के निकट हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बिहार के चुनावी सफर में आज हम पहुंचे हैं राजधानी पटना में। जिन सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, पहले चरण में मतदान होना है, उसमें पटना के आसपास की सीटें भी आती हैं, पटना जिले की विधानसभा सीटें भी आती हैं। तो यहाँ चुनावी सफर में हम जानेंगे क्या है मुद्दे। क्या लगता है आपको, पटना में कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, या क्या जनता, क्या चर्चा क्या है चुनाव में? चुनाव में मुद्दा यह सब है, जो मेट्रो आया है, 6 लाइन चालू हो गया है, जेठली घाट वाला पुल चालू हो गया है। सत्तू पीते हैं रोज? क्या फायदा होता है सत्तू से? क्या फायदा होगा, भूख मरता है और क्या। 2 रुपया रोड पे कमाते हैं, गरीब आदमी हम लोग हैं, सत्तू पीते हैं, लिट्टी खाते हैं। वोटिंग करना है अपने वोट के लिए। हाँ, एकदम। कुमार जी बहुत कुछ किए, बिहार में मेट्रो चालू करवा दिए, 6 लाइन चालू करवा दिए, और अनेक तरह के भी काम किए हैं। पटना में बहुत सारे काम किए हैं। भी बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं, तो और आखिर आएंगे तभी तो कुछ होगा ना। कह रहे हो कि नीतीश कुमार आएंगे? जी, अबर भर नीतीश कुमार ही आएंगे। मजदूर क्या चाहता, सरकार आए तो क्या करे? मजदूर यही चाहता है कि काम मिले, पैसा बढ़ाए, और क्या चाहे। कोई फैक्ट्री वगैरह हो जो काम करे, इधर से उधर बौख रहा है मिस्त्री लेबर सब। का झोला उठाए हुए पूरा, कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से वोट डालने आए हैं क्या? हाँ, वोट डालने। आप लोग की नजर में क्या मुद्दा? हम लोग का बस यही फैक्ट्री चाहिए बिहार में, आदमी कमाता है, खाता है। मेट्रो बन गई है तो थोड़ा सा सुविधा है, सवारी अब आएगी जाएगी तो हम लोग का थोड़ा बिक्री बढ़ेगा। मेट्रो बना है, मेट्रो पर हम लोग नहीं घूमे तो घूम लिए मेट्रो पर, यहाँ पर इतना अच्छा काम तो होबे किया है। कुछ ज्यादा बिकना शुरू हुआ मेट्रो की वजह से? हाँ, बिकना शुरू हुआ है। कौन मुस्कुराएगा इस बार चुनाव के बाद? मुस्कुराएगा एनडीए, मुस्कुराएगा, और कौन मुस्कुराएगा? क्यों मुस्कुराएगा? उसका कारगर काम है। काम तो मेट्रो ही नहीं बल्कि रोड, मेट्रो, आवाज, दुनिया जहान जो भी है, जो पढ़ाई लिखाई के बारे में भी आदमी सोच ही रहा है। पटना में मुद्दा क्या है? चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया, अब देखिए नीतीश कुमार ही वही सहमत है। तो हमने अलग अलग राय जानी। पटना में ठीक मेट्रो के नीचे जो ये 0 पॉइंट का मेट्रो है, पटना की एक अब और प्रमुख पहचान जुड़ गई है। पुणे, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ की तरह अब पटना में भी मेट्रो आ गई है। तो हम चुनावी सफर में पटना में लोगों की राय जान रहे थे। पटना जिले के आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं, उस पर पहले चरण के तहत 6 नवंबर को चुनाव होना है। इजाजत दीजिए, हमारे सहयोगी कैमरामैन मुकुट शर्मा के साथ किसी और दिन मिलेंगे, किसी दूसरी जगह पर, दूसरी विधानसभा में। नमस्कार। तो पटना से देखे आपने लोगों के मुद्दे, और अब जनादेश में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीवी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो अभी तक हमने आपको दिखाया जनादेश में सियासत का रंग, और अब आइए आपको दिखाते हैं चुनाव प्रचार के नए ढंग, यानी बात चुनावी चकल्लस की।
बिहार के छपरा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना गार्जियन बताया, तो भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम नीतीश ने राज्य के हर क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिखी है। तो भोजपुरी फिल्मों के मेगा स्टार पवन सिंह ने निरहुआ के यदमुल्ला को वाले बयान को सही बताया है। किसी भी एनडीए के नेता से आप पूछिए ना कि आप जंगल राज छोड़ के ना अपना काम बताएं। वो आदित्य योगीनाथ जी हम सबके गार्जियन हैं। बिहार विकास के राह पे है। पूरे बिहार के लोगों को पता है कि एनडीए सरकार में किस तरह से बिहार ने तरक्की किया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल को यदमुल्ला कहा है। कौन गलती कहले हैं? ठीक है कहले हैं। और लालू प्रसाद के दोनों बेटों के बीच इन दिनों बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। इस बीच पार्टी से निष्कासित लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने भाई और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव को बच्चा तक बता दिया है और चुनाव के बाद झुंझुना पकड़ाने की बात भी कही है। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है कि भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुंझुना पकड़ाएंगे। तो झुंझुना पकड़ाने की बात कर रहे हैं और चुनावी चक्कलस ये जो है चुनावों का होती है खास रंग। बयानबाजी खूब सुर्खियों में रही पहले चरण के प्रचार में, लेकिन मुद्दों का भी यहाँ पर शोर है और जनमानस का भी जोर है जो चुनाव के लिए 6 नवंबर को आगे आएंगे और तमाम दृश्य, तमाम जो स्टोरीज हैं हम आपके लिए जनादेश में लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।